हेलो एवरीवन, बीपीएससी मेंटोर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग परफेक्शन आईएएस के टेस्ट नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। इस सेट में पॉलिटी के 150 प्रश्न दिए गए हैं। हमारे चैनल पर परफेक्शन आईएएस के साथ साथ एडुटेरिया का ऑफलाइन टेस्ट सीरीज का भी टेस्ट कराया जा रहा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दिया गया है। तो चलिए सेट की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, 1833 के चार्टर अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसने बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर को उसकी विधायी शक्तियों से वंचित कर दिया। ईआईसी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से वाणिज्यिक निकाय बन गई। बंगाल के गवर्नर जनरल ने अपनी पदवी बनाए रखी। एक केंद्रीय कमान का पूरे ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र पर अधिकार था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से वाणिज्यिक नहीं प्रशासनिक निकाय बन गई थी। बाकी सभी कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के चीन के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को समाप्त कर दिया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1833 का चार्टर एक्ट। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत कंपनी को चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार का एकाधिकार था, जो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न है, निदेशक मंडल का सृजन किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा पहली बार कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर किया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत राजनीतिक मामलों का प्रबंधन करने के लिए नियंत्रक मंडल यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल नामक एक नया निकाय बनाया गया। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का विचार पहली बार किसके द्वारा और कब रखा गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एमएन रॉय के द्वारा और 1934 में। अगला प्रश्न है, पृथक निर्वाचक मंडल से आप क्या समझते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, किसी क्षेत्र की मतदान करने वाली आबादी को धर्म, जाति आदि जैसे कुछ कारकों के आधार पर विभिन्न निर्वाचक मंडलों में विभाजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्य थे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित और प्रत्यक्ष रूप से नामांकित। संविधान सभा के सदस्यों का चयन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का चुनाव हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जुलाई अगस्त 1946 में। कुल 389 सदस्यों का चयन होना था, जिसमें से 292 सदस्य ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से तथा 4 सदस्य ब्रिटिश कमिश्नरी से और 93 सीटें रियासतों को आवंटित की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे संविधान सभा का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एचसी मुखर्जी को। संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे, एचसी मुखर्जी और वीटी कृष्णमाचारी, और संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्पसंख्यक उपसमिति की अध्यक्षता बी आर अंबेडकर ने नहीं, एचसी मुखर्जी ने की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सही सुमेलित करें और सही कूट का चयन करें। गणतंत्र फ्रांस के संविधान से, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से, न्यायिक सामाजिक आर्थिक आदर्श ये रूस के संविधान से तथा समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की परिलब्धियां एवं भत्ते तीसरी अनुसूची में नहीं, दूसरी अनुसूची में है। बाकी सभी सही सुमेलित हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए कि तीसरी अनुसूची में क्या है। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की गारंटी देता है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 326। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना के साथ शुरू होने वाला दुनिया का पहला संविधान था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान प्रस्तावना के साथ शुरू होने वाला दुनिया का पहला संविधान था, और दुनिया का पहला लिखित संविधान भी संयुक्त राज्य अमेरिका का था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या से प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में समस्त वयस्क आबादी निर्णय लेने और सत्ता के प्रयोग में भाग लेती है। जनमत संग्रह, पहल और वापस बुलाना प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन है, जबकि प्रायोजित भागीदारी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करते हुए 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में भ्रातृत्व को बढ़ावा देने का साधन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। एकल नागरिकता और मूल कर्तव्य। भ्रातृत्व का अर्थ है भाईचारे की भावना। संविधान में एकल नागरिकता की प्रणाली द्वारा भ्रातृत्व की इस भावना को बढ़ावा मिलता है। मूल कर्तव्यों में कहा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे भारत के सभी लोगों के बीच समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना को बढ़ावा दें। अगला प्रश्न है, भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, समय के साथ भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 3 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा संसद की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नए राज्यों की स्थापना करना जो पहले से भारत के भूभाग का हिस्सा नहीं था। ये अनुच्छेद 2 के तहत आता है। बाकी राज्य का नाम बदलना, राज्य की सीमाओं को बदलना तथा किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ाना, ये अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किनके लिए अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, विदेशी राज्य को भारतीय क्षेत्र अधिर्पित करने के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रमिक क्रम है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर का विलय अंगीकार पत्र पर हरि सिंह द्वारा हस्ताक्षर करके किया गया था। जूनागढ़ का विलय 20 फरवरी 1948 को जनमत संग्रह द्वारा कराया गया था। सितंबर 1948 में हैदराबाद को सेना द्वारा चढ़ाई करके भारत में मिलाया गया था। अगला प्रश्न है, फजल अली आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इसने केवल भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का सुझाव दिया था। फजल अली की अध्यक्षता में दिसंबर 1953 में 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था, जिसमें के.एम. पनिक्कर और एच.एन. कुंजरू अन्य 2 सदस्य थे। अगला प्रश्न है, नए राज्यों के गठन का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात को भारत संघ के 15वें राज्य के रूप में 1960 में महाराष्ट्र से अलग किया गया। हरियाणा का गठन 1966 में हुआ। 1975 में सिक्किम का गठन हुआ। 1987 में 3 नए राज्य मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा भारतीय संघ के क्रमशः 23वें, 24वें और 25वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आए तथा 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का गठन किया गया। अगला प्रश्न है, विदेशियों के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पंजीकृत नागरिक राष्ट्रपति के पद के लिए पात्र होता है। विदेशियों को अनुच्छेद 14 के अंतर्गत समानता का अधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न है, किस तिथि के बाद से भारत का नागरिक होने के लिए बच्चे के माता पिता में से किसी एक को भारत का नागरिक होना चाहिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 जुलाई 1987।
1 जुलाई 1987 को या उसके बाद भारत में जन्मे व्यक्ति को केवल तभी भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके माता पिता में से कोई भी उसके जन्म के समय भारत का नागरिक था। इसके अलावा 3 दिसंबर 2004 को या उसके बाद भारत में जन्मे लोगों को केवल तभी भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके माता पिता दोनों भारत के नागरिक हों या माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो और दूसरा उसके जन्म के समय अवैध प्रवासी ना हो। अगला प्रश्न है, भारत की विदेशी नागरिकता OCI कार्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। OCI कार्ड धारक संवैधानिक दृष्टि से भारत के नागरिक हैं। ये भारत के नागरिक नहीं है। भारत का संविधान एक साथ भारतीय नागरिकता और किसी विदेश की नागरिकता रखने की अनुमति नहीं देता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। वंश द्वारा 2004 के बाद यदि उसके पिता भारतीय नागरिक हैं। 3 दिसंबर 2004 से भारत के बाहर पैदा हुआ व्यक्ति वंश से भारत का नागरिक नहीं होगा जब तक कि उसके जन्म की तिथि के 1 वर्ष के भीतर या केंद्र सरकार की अनुमति से उक्त अवधि की समाप्ति के बाद भारतीय वाणिज्य दूतावास में पंजीकृत नहीं किया जाता। अगला प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कानूनी अधिकार। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों के तहत अनुच्छेद 31 में वर्णित था, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा भाग 12 में अनुच्छेद 300 क में स्थानांतरित कर दिया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। भारत की संसद, स्थानीय प्राधिकरण, LIC और सरकार के उपकरण के रूप में काम कर रहा निजी निकाय, ये सभी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा को परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अनुच्छेद 15 जो है वो सिर्फ नागरिकों के लिए उपलब्ध है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 के तहत मूल अधिकार विदेशियों को नहीं बल्कि केवल नागरिकों को ही उपलब्ध है। अगला प्रश्न है, समान के साथ किसी भी भेदभाव के बिना समान व्यवहार किया जाना चाहिए, किस अवधारणा के अंतर्गत आता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विधि का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समानता की अवधारणा ब्रिटिश मूल की है, जबकि विधियों का समान संरक्षण की अवधारणा अमेरिका के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समानता के अधिकार का अपवाद नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, VIP के आवागमन के लिए यातायात रोकना। बाकी सभी विकल्प समानता के अधिकार का अपवाद है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा केंद्र सरकार द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सही सुमेलित करें और सही कूट का चयन करें। अनुच्छेद 24 में बाल श्रम, अनुच्छेद 19(1) ई में अधिवास की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(1) में सहकारी समितियां तथा अनुच्छेद 22 में दंडात्मक निरोध। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3, 4, 1, 2। अगला प्रश्न है, निचली अदालत को कोई आदेश या निर्णय देने से रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी की जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्प्रेषण। यह किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय को जो अपनी अधिकारिता का उल्लंघन कर रहा है को रोकने के उद्देश्य से जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को सशस्त्र बलों के सदस्यों के मूल अधिकारों को प्रतिबंधित निरस्त करने का अधिकार है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 33 के अंतर्गत। अनुच्छेद 33 संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह सशस्त्र बलों, खुफिया एजेंसियों एवं अन्य के मूल अधिकारों पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विषय पर
संसद को, न कि राज्य विधायिका को कानून बनाने की शक्ति है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अस्पृश्यता। अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 35 संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह अस्पृश्यता के आचरण हेतु दंड की विधि का निर्माण कर सके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अनुच्छेद 31 बी 9वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का प्रवर्तन राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं होता? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। उपरोक्त में से एक से अधिक। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 का निलंबन नहीं होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी अनुच्छेद 43 ए में वर्णित है, जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 14 और 19 के अंतर्गत गारंटीकृत मूल अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा गारंटीकृत डीपीएसपी के अधीन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। मिनर्वा मिल्स मामला 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को अनुच्छेद 39 बी और 39 सी में निर्दिष्ट निर्देशक सिद्धांतों का अधीनस्थ स्वीकार किया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। पंचवर्षीय योजनाएं अनुच्छेद 38। मातृत्व लाभ अधिनियम अनुच्छेद 42 के अंतर्गत है। कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम अनुच्छेद 39 तथा खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना का वर्णन अनुच्छेद 43 में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्देश भी है लेकिन संविधान के भाग 4 के बाहर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अनुच्छेद 335। अनुच्छेद 335 में सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में वाद्य योग्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। मूल अधिकार प्रकृति में वाद्य योग्य है, और वाद्य योग्य का मतलब होता है कोई भी अपने अधिकारों को लागू कराने के लिए न्यायालय का रुख कर सकता है। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा को किस देश के संविधान से अपनाया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यूएसए। भारत में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से अपनाया गया है। यह सरकार के विधायी, कार्यकारी और प्रशासनिक अंगों के कार्यों की जांच करने और उसकी संवैधानिक वैधता निर्धारित करने के संदर्भ में अदालत की शक्ति है। अगला प्रश्न है, मूल कर्तव्यों यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज और इसकी समावेशन प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? मूल कर्तव्यों के संबंध में अनुशंसाएं करने के लिए स्वर्णसिंह समिति का गठन किया गया था। ये कथन सही है। इस समिति ने 10 से अधिक कर्तव्यों की अनुशंसा की थी, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा केवल 10 को ही शामिल किया गया। यह भी कथन सही है। करों का भुगतान करने का कर्तव्य अंततः स्वीकार नहीं किया गया। यह भी सही है। स्वर्ण सिंह समिति एकल सदस्यीय समिति थी, तो यह कथन गलत हो जाएगा। स्वर्ण सिंह समिति जो है वो 12 सदस्यीय समिति थी, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, अंतरिम सरकार 1946 में खाद्य और कृषि विभाग किसके पास था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास। अगला प्रश्न है, 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत में ब्रिटिश शासन की समय सीमा घोषित की। यह समय सीमा क्या थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 30 जून 1948। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश शासन 30 जून 1948 तक समाप्त हो जाएगा, जिसके बाद सत्ता जिम्मेदार भारतीय हाथों में हस्तांतरित कर दी जाएगी। अगला प्रश्न है, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में किस अधिनियम द्वारा विधि सदस्यों को शामिल किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1833 का चार्टर एक्ट। और 1833 के चार्टर एक्ट के तहत
प्रथम विधि सदस्य के रूप में मैकाले की नियुक्ति की गई थी। अगला प्रश्न है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे। अगला प्रश्न है धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत सूचीबद्ध अधिकारों को निम्नलिखित में से किन आधारों पर प्रतिबंधित किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य, नैतिकता तथा न्यायालय की अवमानना। धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार इन प्रावधानों के अधीन है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली के रूप में वर्णन किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रस्तावना का। अगला प्रश्न है भारत में पंचायत का चुनाव लड़ने का अधिकार है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, संवैधानिक अधिकार। सर्वोच्च न्यायालय ने जावेद और अन बनाम हरियाणा राज्य 2003 में जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के कुछ प्रावधानों की संवैधानिकता की वैधता की जांच करते हुए माना कि चुनाव लड़ने का अधिकार न तो मूल अधिकार है और न ही साधारण कानूनी अधिकार है, यह संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार है। अगला प्रश्न है संसद द्वारा पारित विधेयक के माध्यम से किसी राज्य का नाम या सीमा बदली जा सकती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, संसद के साधारण बहुमत से, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है रीट क्षेत्राधिकार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। उच्च न्यायालय का रीट क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय से व्यापक है तथा उच्च न्यायालय अपने रीट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से इनकार कर सकता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्रीय सतर्कता आयोग। केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार निरोधक मुख्य एजेंसी है। इसकी स्थापना की सिफारिश भ्रष्टाचार निवारण पर संथानम समिति 1962-64 ने की थी। इस प्रकार मूल रूप से सीवीसी न तो संवैधानिक निकाय था और न ही सांविधिक निकाय था। बाद में 2003 में संसद ने सीवीसी को सांविधिक दर्जा प्रदान करने वाला कानून बनाया। अगला प्रश्न है भारत के संविधान के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व के घोषित किए गए कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं की रक्षा करना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, डीपीएसपी, नीति निदेशक तत्व। अनुच्छेद 49 राज्य को कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं की रक्षा करने का निर्देश देता है जिन्हें राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र की एक अनिवार्य विशेषता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सरकार संविधान के बुनियादी नियमों और नागरिक अधिकारों से सीमित होती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत का महान्यायवादी। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत ब्रिटेन से लिया गया है। महान्यायवादी की पदावधि संविधान द्वारा निर्धारित नहीं की गई है। इसके अलावा संविधान में उसे पद से हटाने की प्रक्रिया का भी वर्णन नहीं है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। बाकी सभी का कार्यकाल संविधान द्वारा संरक्षित है। अगला प्रश्न है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और यदि गिरफ्तारी का तरीका या आधार वैध नहीं है तो न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा रिट जारी किए जाने की संभावना होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। और रिट जारी करने का अधिकार अनुच्छेद 32 में है जिसे BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अगला प्रश्न है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद विवाह करने के अधिकार की रक्षा करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21। और अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार है। अगला प्रश्न है किस संविधान संशोधन अधिनियम ने मंत्रियों की संख्या को लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% तक सीमित कर दिया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में से कौन सी निषेध अधिकार शक्तियां भारत के राष्ट्रपति को उपलब्ध नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विशेषित निषेधाधिकार। भारत के संविधान में राष्ट्रपति को वीटो शक्ति नहीं प्रदान की गई है, परंतु अनुच्छेद 111 में दिए गए प्रावधान के अनुसार राष्ट्रपति 3 प्रकार की वीटो शक्तियों का प्रयोग करता हुआ दिखाई पड़ता है: आत्यांतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो तथा पॉकेट वीटो। यदि राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी अनुमति रोक दे तो इसे आत्यांतिक वीटो कहते हैं। यदि राष्ट्रपति विधेयक को सदन के पास पुनर्विचार के लिए भेजता है और उसे सदन के दोनों सदन पुनः साधारण बहुमत से पारित करके राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। तथा पॉकेट वीटो, यदि किसी विधेयक पर राष्ट्रपति ना तो अनुमति दे और ना ही अनुमति देने से इनकार करे तो इसे पॉकेट वीटो की संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 123 संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को संसद का सत्र न चल रहे होने पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। राष्ट्रपति संघ सूची या समवर्ती सूची के किसी विषय पर अध्यादेश लागू कर सकता है। अध्यादेश लागू होने के पश्चात 6 माह तक प्रवर्तन में रह सकता है। 6 माह के पश्चात दोनों सदनों द्वारा 6 सप्ताह में पारित किया जा सकता है। यदि पारित होगा तो अधिनियम बन जाएगा, अन्यथा समाप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के संदर्भ में युक्तियुक्त प्रतिबंध के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यक्ति के अधिकारों पर लगाई गई सीमाएं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित समानता का प्रकार है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अवसर। संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठा और अवसर की समता का वर्णन है तथा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कही गई है। अगला प्रश्न है, संघ सूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। संविधान की 7वीं अनुसूची में साइबर कानून का उल्लेख नहीं किया गया है। यह अपशिष्ट विषय के अंतर्गत आता है और संघ की विधायिका को ऐसे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता तथा सट्टेबाजी और जुआ, ये सभी राज्य सूची के विषय हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा असम्मित संघवाद की अवधारणा से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, संविधान में कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत गारंटीकृत 6 अधिकार संरक्षित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल राज्य न कि निजी व्यक्तियों की कार्रवाई के खिलाफ। ये 6 अधिकार केवल राज्य न कि निजी व्यक्तियों की कार्रवाई के खिलाफ संरक्षित हैं। इसके अलावा ये अधिकार केवल नागरिकों को उपलब्ध है, लेकिन विदेशी या कानूनी व्यक्ति जैसे कंपनियों या निगमों आदि को नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं सरकार के वेस्टमिंस्टर मॉडल का हिस्सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। विधानमंडल में मंत्रियों की सदस्यता तथा नाममात्र और वास्तविक कार्यपालिका की उपस्थिति। संसदीय प्रणाली को वेस्टमिंस्टर नमूने की सरकार, जिम्मेदार सरकार और मंत्रिमंडलीय सरकार के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में समाजवादी शब्द द्योतक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, समानता प्राप्त करने में सार्वजनिक निजी उत्तरदायित्व का। और 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन प्रावधानों को संविधान की मूल संरचना का हिस्सा नहीं माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, समाजवाद। सर्वोच्च न्यायालय ने अभी तक पूरी तरह से यह स्पष्ट नहीं किया है कि क्या क्या संविधान की मूल संरचना का गठन करता है। विभिन्न निर्णयों के अनुसार संविधान की सर्वोच्चता, भारतीय राजव्यवस्था की संप्रभुता, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक प्रकृति, संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, कल्याणकारी राज्य, न्यायिक समीक्षा, व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा, संसदीय प्रणाली, कानून का शासन सिद्धांत जो मूल अधिकारों के अंतर्निहित हैं आदि को मूल संरचना का हिस्सा माना गया है। अगला प्रश्न है, मूल कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। ये नागरिकों और विदेशियों दोनों पर लागू होते हैं, ये गलत हो जाएगा, ये केवल नागरिकों पर लागू होते हैं। तथा ये केवल नागरिक कर्तव्य है, ये भी गलत हो जाएगा, ये केवल नागरिक कर्तव्य नहीं है, ये नैतिक कर्तव्य और नागरिक कर्तव्य दोनों है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार समानता के अधिकार में शामिल नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्थिक समानता। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक वर्णित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन श्रेणियों के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के अंतर्गत विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। महिलाओं और बच्चों के लिए, शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए तथा सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संविधान की अंतरात्मा के रूप में वर्णन किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का। अगला प्रश्न है, सरकार की संघीय व्यवस्था वह है जिसमें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, संविधान दोहरी राज व्यवस्था स्थापित करता है। संघीय व्यवस्था में दोहरी सरकार यानी कि राष्ट्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकार, लिखित संविधान, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सरकार के बीच में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, कठोर संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका तथा द्विसदनात्मक विधायिका आदि महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति प्रस्ताव द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का उन्मूलन करने की अनुशंसा की गई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य मन्नार समिति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्य जनजाति कल्याण मंत्री नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार में। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में जनजाति कल्याण मंत्री होता है। मूल रूप से यह प्रावधान बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा पर लागू होता था। 2006 के 94वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा बिहार को जनजाति कल्याण मंत्री बनाने की बाध्यता से मुक्त कर दिया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद की संप्रभुता सीमित करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। संविधान की लिखित प्रकृति, सरकार की संघीय प्रणाली तथा न्यायिक समीक्षा की प्रणाली, ये सभी भारतीय संसद की संप्रभुता सीमित करता है। अगला प्रश्न है, संघ की कार्यकारिणी में शामिल नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 संघीय कार्यकारिणी से संबंधित है। संघ की कार्यकारिणी में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और भारत के महान्यायवादी होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए पात्र होने के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचन के योग्य हो। राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होना चाहिए, उसे लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए, उसे केंद्र सरकार, किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के अधीन कोई लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार तथा गुप्त मतदान के अनुसार। संविधान के अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन तथा अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति का वर्णन है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। सरकार का नाम मात्र का प्रमुख तथा विधितः कार्यकारी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के पद के चुनाव के लिए किसी उम्मीदवार के नामांकन का प्रस्तावक के रूप में कम से कम कितने निर्वाचकों द्वारा समर्थन किया जाना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 50 निर्वाचकों द्वारा। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए उम्मीदवार का नामांकन प्रस्तावक के रूप में कम से कम 50 निर्वाचकों और अनुमोदक के रूप में 50 निर्वाचकों द्वारा समर्थित होना चाहिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के महाभियोग के लिए प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किया जाना चाहिए।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, किसी भी सदन के 1/4 सदस्यों के द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है। राष्ट्रपति को हटाने का संकल्प संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, जिसकी सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व देना अनिवार्य है। जिस सदन में प्रस्ताव प्रस्तुत करना है उसके 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर संकल्प पर होना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किन स्थितियों में राष्ट्रपति के रूप में कार्य का अवसर नहीं मिलता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति के पद के चुनाव में देरी होने पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति का विधायी कार्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वह राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, श्री नीलम संजीव रेड्डी। श्री नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति पद के लिए 1977 में निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए सुरक्षित रखता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 200। जब राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल को उसकी सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो उसके पास संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत 4 विकल्प होते हैं। वह विधेयक पर अपनी सहमति दे सकता है, विधेयक पर अपनी सहमति रोक सकता है, वह विधानमंडल के पुनर्विचार के लिए विधेयक को वापस लौटा सकता है तथा वह राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रख सकता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 61 में। अगला प्रश्न है, अध्यादेश जारी करने के लिए राष्ट्रपति की संतुष्टि प्रकृति में क्या है और सर्वोच्च न्यायालय के किस निर्णय द्वारा इसकी घोषणा की गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अध्यादेश जारी करने के लिए राष्ट्रपति की संतुष्टि प्रकृति में वाद योग्य है और सर्वोच्च न्यायालय कूपरवाद 1970 में दिए गए निर्णय द्वारा इसकी घोषणा की गई। अगला प्रश्न है, अध्यादेश का जीवन काल सदनों के पुनः समवेत होने के बाद 6 सप्ताह होता है। 6 सप्ताह की अवधि की गणना के लिए किस तिथि पर विचार किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बाद की तिथि पर सदन का पुनः समवेत होना। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अपराधों के लिए दोषी व्यक्तियों को क्षमा प्रदान करने का अधिकार देता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राष्ट्रपति के समान ही राज्यपाल को भी क्षमादान का अधिकार प्राप्त है, परंतु मृत्युदंड के मामले में राज्यपाल क्षमा का अधिकार नहीं रखता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी क्षमादान शक्तियां सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, परिहार। परिहार का तात्पर्य चरित्र बदले बिना दंड की अवधि को कम करना होता है। क्षमादान अपराध को पूरी तरह से दोषमुक्त कर देता है। दंड विलंब विशेष परिस्थिति के मद्देनजर कम दंड देना। दंड विराम दंड के निष्पादन पर रोक लगाना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति नए सिरे से साक्ष्यों की जांच कर सकता है और अलग दृष्टिकोण अपना सकता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की स्थिति काफी समान है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रिटिश राजशाही के। अगला प्रश्न है, संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी यह कौन सा अनुच्छेद कहता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 53। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद से अपनी सलाह पर पुनर्विचार करने की मांग करने का अधिकार दिया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियां नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकसभा का 17वां स्थान। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवादों का समाधान कौन सी संस्था करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, भारतीय उपराष्ट्रपति का पद किसकी तर्ज पर बनाया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिकी उपराष्ट्रपति के तर्ज पर।
अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य। अगला प्रश्न है भारत में किस पद को कुछ विद्वानों द्वारा अनावश्यक महामहिम कहा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति का पद। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किन्होंने राज्यसभा का सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री का पद संभाला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। इंदिरा गांधी, एच.डी. देवगौड़ा तथा मनमोहन सिंह ने राज्यसभा का सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री का पद संभाला। संवैधानिक रूप से प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस संस्था का अध्यक्ष नहीं होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, क्षेत्रीय परिषद। क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री करता है, जबकि प्रधानमंत्री अंतरराज्य परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद और नीति आयोग की अध्यक्षता करता है। अगला प्रश्न है समानों में प्रथम शब्दावली का क्या अर्थ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बराबरों के बीच प्रथम। विभिन्न राजनीतिक विशेषज्ञों और संविधान विशेषज्ञों ने प्रधानमंत्री को समानों के बीच प्रथम और मंत्रिमंडल की मेहराब की आधारशिला वर्णित किया है। उनके अनुसार प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का प्रमुख समानों के बीच प्रथम होता है। अगला प्रश्न है भारत में अब तक कितने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 6। मोरारजी देसाई गुजरात के मुख्यमंत्री थे। चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वीपी सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वीपी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, एच.डी. देवगौड़ा कर्नाटक के मुख्यमंत्री और नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न है किस संविधान संशोधन अधिनियम ने अनुवर्ती सभी संशोधनों के साथ संविधान के हिंदी अनुवाद के प्रकाशन की अनुमति दी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 58वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987। अगला प्रश्न है तृतीय अनुसूची में निम्नलिखित में से किसकी शपथ या प्रतिज्ञापन का रूप शामिल नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान का वर्णन करता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मणिपुरी। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 2003 के 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। अगला प्रश्न है कौन सा अनुच्छेद कहता है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 75। इसका अर्थ यह है कि सभी मंत्रीगण अपने सभी कृत्य और अकृत्य के लिए लोकसभा के प्रति संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जब लोकसभा मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देती है तो सभी मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ता है, जिसमें राज्यसभा से आने वाले मंत्री भी शामिल हैं। अगला प्रश्न है भारत में प्रावधान है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मंत्री के उत्तरदायित्व का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान का अनुच्छेद चुनाव के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का प्रावधान करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 324। संविधान के अनुच्छेद 324 में प्रावधान किया गया है कि संसद, राज्य विधानसभाओं, भारत के राष्ट्रपति और भारत के उपराष्ट्रपति के पद के चुनाव के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति चुनाव आयोग में निहित होगी। अगला प्रश्न है भारत का निर्वाचन आयोग चुनाव नहीं करवाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्राम पंचायत का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन आयोग के संबंध में सत्य नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यह एक न्यायिक निकाय है। यह एक न्यायिक निकाय नहीं बल्कि अर्धन्यायिक, प्रशासनिक और सलाहकारी भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न है मतदान की आयु 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष की गई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा।
अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 315 प्रावधान करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। अनुच्छेद 315 संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग तथा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यूपीएससी के संबंध में सत्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। सदस्य 6 वर्ष की अवधि तक या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद धारण करते हैं। यूपीएससी भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और अन्य सदस्यों से मिलकर बनता है। संविधान ने आयोग के सदस्य संख्या निर्दिष्ट न कर इस मामले को राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ दिया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन निकायों के लिए व्यय और भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित नहीं होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, निर्वाचन आयोग। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद द्वारा। संविधान में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्य 6 वर्ष की अवधि तक या 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो पद धारण करते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन उन्हें राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है। अध्यक्ष और सदस्यों की पेंशन राज्य की संचित निधि पर भारित होती है। ये सही है। इसकी अनुशंसाएं प्रकृति में केवल सलाहकारी होती है। ये भी सही है। अगला प्रश्न है, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग का प्रावधान करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 280। अगला प्रश्न है, 15वें वित्त आयोग ने किस अवधि के लिए हस्तांतरण योजना प्रदान की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 2021-22 से 2025-26 तक। अगला प्रश्न है, 15वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं में किस कारक को सर्वाधिक महत्व दिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आय दूरी या इनकम डिस्टेंस को, और ये 45% है। जनसंख्या को 15%, क्षेत्रफल को 15%, वन और पारिस्थितिकी को 10% और राजकोषीय प्रयास को 2.5% तथा जनसंख्या प्रदर्शन को 12.5%। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में हुई थी। जिस संविधि के तहत यह स्थापित किया गया था वह मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 है। बाकी सभी जो है वो संवैधानिक निकाय हैं। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक अधिनियम ने संयुक्त राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को 2 अलग-अलग निकायों में विभाजित कर दिया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। मूल रूप से अनुच्छेद 338 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए संवैधानिक निकाय से संबंधित था। 2003 के 89वें संविधान संशोधन अधिनियम ने संयुक्त राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को 2 अलग-अलग निकायों, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो कि 338 में है और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो कि 338A के तहत है, में विभाजित कर दिया। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कर्तव्य और शक्तियां प्रदान की गई हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 149 के द्वारा। अनुच्छेद 148 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र पद का प्रावधान करता है। अगला प्रश्न है, सीएजी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत नहीं की जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, स्थानीय शासन पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट। अगला प्रश्न है, सीएजी किसकी ओर से लेखा परीक्षा करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संसद का एजेंट है और संसद की ओर से व्यय का लेखा परीक्षा करता है, इसलिए वह केवल संसद के प्रति उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है, औचित्य लेखा परीक्षा से तात्पर्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सरकारी खर्च की बुद्धिमत्ता, विश्वसनीयता और मितव्ययिता से।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के महान्यायवादी के संबंध में सत्य नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। संविधान उसके कार्यों में उसकी सहायता करने के लिए सॉलिसिटर जनरल का प्रावधान करता है। संविधान का अनुच्छेद 76 भारत के लिए महान्यायवादी के पद का प्रावधान करता है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। संविधान में भारत के महान्यायवादी की सहायता करने के लिए किसी भी कार्यालय का कोई उल्लेख नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान द्वारा राज्यपाल के पद के लिए निर्धारित शर्त नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। वह नियुक्ति के राज्य से संबंधित नहीं होना चाहिए तथा राष्ट्रपति को संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करना चाहिए। ये दोनों विकल्प गलत हैं तथा इन दोनों विकल्पों का सुझाव सरकारिया आयोग ने दिया था, जिसे अभी तक अमल में नहीं लाया गया है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 213 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अगला प्रश्न है, राज्यपाल को अपने कार्यों के निर्वहन में सहायता और सलाह देने के लिए कौन सा अनुच्छेद मंत्री परिषद का प्रावधान करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 163। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री एक सदस्य होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। अंतर राज्य परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद तथा नीति आयोग की शासी परिषद का मुख्यमंत्री राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न है, संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में संविधान की संशोधन प्रक्रिया शामिल है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भाग 20 में। संविधान के भाग 20 का अनुच्छेद 368 संविधान और अपनी प्रक्रिया में संशोधन करने की संसद की शक्तियों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन संसद के साधारण बहुमत से पारित नहीं किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 7वीं अनुसूची की संघ सूची में। 7वीं अनुसूची में किसी भी सूची में संसद के विशेष बहुमत से और साधारण बहुमत से आधी राज्य विधानसभाओं के अनुसमर्थन से संशोधन किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, संविधान की संशोधन प्रक्रिया में कुल सदस्यता का तात्पर्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रत्येक सदनों के सदस्यों की कुल संख्या से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाद के निर्णय में यह माना गया था कि संसद द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गोलकनाथ वाद 1967। शंकरी प्रसाद केस में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि संविधान संशोधन अनुच्छेद 13(3) के अधीन विधि नहीं है, अतः इसके आधार पर मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। परंतु 1967 में गोलकनाथ केस में न्यायपालिका ने अपने पहले के निर्णय को उलट दिया और निर्धारित किया कि संविधान संशोधन भी विधि है और इसके द्वारा मौलिक अधिकारों को छीना नहीं जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका इंदिरा नेहरू गांधीवाद 1975 में संविधान की मूल संरचना के रूप में वर्णन किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। अगला प्रश्न है, किस निर्णय में यह स्पष्ट किया गया कि मूल संरचना का सिद्धांत 24 अप्रैल 1973 के बाद अधिनियमित संवैधानिक संशोधन पर लागू होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वामन राव वाद 1981। वामन राव मामले में 1981 में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल संरचना के सिद्धांत का पालन किया और पुनः स्पष्ट किया कि 24 अप्रैल 1973 यानी कि केशवानंद भारती मामले में निर्णय की तिथि के बाद अधिनियमित संवैधानिक संशोधनों पर लागू होगा। अगला प्रश्न है, किन निर्णयों में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवधारित किया था कि खतरनाक उद्योगों की गतिविधियों में दुर्घटना की स्थिति में पूर्ण दायित्व का पालन किया जाना चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, MC मेहता बनाम भारत संघवाद 1986। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में गरिमा के साथ मरने का अधिकार का समर्थन किया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणा शानबाग वाद 2011। अगला प्रश्न है, लिली थॉमस बनाम भारत संघवाद 2013 में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय सुनाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए,
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(4) को निरस्त कर दिया गया। अगला प्रश्न है, इंटरनेट तक पहुंच के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इंटरनेट तक पहुंच एक मूल अधिकार है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट शटडाउन के संबंध में आदेश कौन पारित कर सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, संघ या राज्य का केवल गृह सचिव। 2017 के बाद केवल संघ या राज्य का गृह सचिव ही इंटरनेट शटडाउन से संबंधित आदेश पारित कर सकता है, जिसकी 5 दिनों के भीतर समिति द्वारा समीक्षा की जाएगी। इसके बावजूद सरकार ने इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाने के लिए 144 के तहत व्यापक शक्तियों का उपयोग किया है। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद धर्म के प्रचार के लिए कराधान से मुक्ति की गारंटी देता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 27। संविधान का अनुच्छेद 27 किसी व्यक्ति को किसी धर्म या धार्मिक संप्रदाय के संवर्धन या रखरखाव के लिए किसी भी कर का भुगतान करने के लिए बाध्य किया जाना रोकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। शक्तियों का पृथक्करण और राज्य और सरकार का एक ही प्रमुख। इस सेट का आखिरी प्रश्न है, छाया मंत्रिमंडल की विशेषता आप निम्नलिखित में से किस देश में देख सकते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन में। छाया मंत्रिमंडल, इसमें विपक्ष के लोगों का वरिष्ठ समूह शामिल होता है, जो विपक्ष के नेता के नेतृत्व में सरकार का वैकल्पिक मंत्रिमंडल बनाते हैं और जिसके सदस्य मंत्रिमंडल के प्रत्येक सदस्य की स्थिति की छाया या दर्पण होते हैं। छाया मंत्रिमंडल के सदस्यों के पास कोई कार्यकारी शक्ति नहीं होती। यह ब्रिटेन की राज्य व्यवस्था की विशेषता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।